में कार्बन क्रेडिट एक तरीके का मैकेनिज्म है जो कि मदद करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने में एटमॉस्फेयर से। ग्लोबल वार्मिंग से हमारी अर्थ, हमारा एटमॉस्फेयर, पूरी ह्यूमन मैनकाइंड और जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो सब अफेक्ट हो रहे हैं। अभी ग्लोबल वार्मिंग को भी समझ लेते हैं। सूरज की रोशनी धरती पे पड़ती है, उस रोशनी को हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं: अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, विजिबल रेडिएशंस एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो कि हमारी ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में है वो उसको ट्रैप कर लेती है और रिफ्लेक्ट कर देती है और धरती पे नहीं आने देती, जबकि विजिबल रेडिएशंस हमें मदद करती है देखने में। हमारी आईज जो सेंसिटिव है विजिबल रेडिएशंस को लेकर सेंसिटिव है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। जबकि इंफ्रारेड रेडिएशंस, इनका हीटिंग इफेक्ट होता है जब ये धरती पे पड़ती हैं, धरती को, एटमॉस्फेयर को हीट करती है। जब इंफ्रारेड रेडिएशंस धरती पे पड़ती हैं, धरती इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ रेडिएशंस को ये रिफ्लेक्ट कर देती है। जब ये रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर से स्पेस में जा रही होती है, तब कुछ गैसेस हैं जो इसको जाने से रोकती हैं। गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और भी गैसेस हैं जो कि इसको ट्रैप कर लेती हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को और एटमॉस्फेयर से स्पेस में नहीं जाने देती, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, एक राइट टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। जो गैसेस इसको ट्रैप करती हैं उसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस एक तरह से राइट टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करती हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कैन ड्रॉप डाउन टू -18 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर किसी वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोपोर्शन, इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो एटमॉस्फेयर ज्यादा गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, और उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा हैं। देखिए, जब एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा अर्थ का, जो कि बढ़ रहा है, उससे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना स्टार्ट हो गए हैं, जो सी लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है, कहीं पे हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस देखने को मिल रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, ड्राउट्स है। तो उससे ये चीज़ हो रही है, जहाँ पे सी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फ्लड्स बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे सूखा है वहाँ से माइग्रेशन भी स्टार्ट हो गया है। बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन, इन सब का माइग्रेशन स्टार्ट हो गया। तो इन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को रोकने, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को मिटिगेट, कम करने के लिए जो डेवलप्ड नेशंस थे, उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की कि हम किसी ना किसी तरीके से इनोवेटिव टेक्नोलॉजी या इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आएंगे जिससे हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोक सकें, कम कर सकें, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करके रख सकें। और ये मीटिंग हुई जापान में, क्योटो, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो डेवलप्ड नेशंस थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक लिमिट रख देंगे, इस लिमिट से ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड या इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस नहीं करेंगे। और जो लिमिट सेट हुई वो लिमिट के जो बेसिस था वो था उनके प्रीवियस ईयर्स में उन्होंने जितना एमिशन किया है उसके बेसिस पे एक लिमिट सेट कर दी गई कि आप इस साल में इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस के एमिशन नहीं करेंगे, और हर साल कोशिश करेंगे इन ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम करने की। तो इसी मैकेनिज्म को एक रूप देने के लिए, प्रैक्टिकल रूप देने के लिए, उन्होंने कार्बन क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया। कार्बन क्रेडिट का मतलब है एक परमिशन है, एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है जो आपको परमिशन देता है कि एक कार्बन क्रेडिट आपको परमिशन देता है कि आप 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकते हो। तो इसी तरीके से हर एक जिस नेशन ने पार्टिसिपेट किया था, डेवलप्ड नेशन ने पार्टिसिपेट किया था, उसने अपनी एक कार्बन क्रेडिट लिमिट सेट कर दी, और ये कार्बन क्रेडिट लिमिट उसने अपनी कंपनीज, अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दी और बोला कि आप इस लिमिट से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं करें। अभी कार्बन क्रेडिट का मैकेनिज्म, ट्रेडिंग किस तरीके से काम करती है उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं 2 कंपनी है, कंपनी ए, कंपनी बी, इन दोनों को 1000 कार्बन क्रेडिट्स अलॉट होते हैं, 1000 ए को, 1000 बी को। यानी कि इनके पास जो लिमिट है वो ये है कि आप 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकते हो एटमॉस्फेयर में 1 साल के अंदर। कंपनी ए 800 टन रिलीज करती है, वो कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ले आती है जिससे उसकी जो प्रोसेस है एनर्जी एफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से वो 800 टन कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करती है। 200 कार्बन क्रेडिट्स उसके बच जाते हैं, उसको वो यूज नहीं करती, अनयूज रहते हैं। जबकि कंपनी बी वो लिमिट को क्रॉस कर जाती है, उसकी 1000 टन रिलीज करने की लिमिट थी, लेकिन वो 1200 टन कार्बन डाइऑक्साइड या इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस एमिट करती है, वो लिमिट को क्रॉस कर जाती है। उसने रेगुलेशन से जितना उसको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में अलॉट था उससे ज़्यादा वो रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब उस पेनल्टी से, इस कॉन्सिक्वेंस से बचने के लिए वो कंपनी ए के पास जाती है, कंपनी ए से बोलती है कि आपके पास 200 कार्बन क्रेडिट्स अनयूज्ड हैं, वो आप मुझे बेच दीजिए ताकि
हम अपने जो एक्स्ट्रा कार्बन एमिशन है उसको ऑफसेट कर सकें। कंपनी ए उसको जो मार्केट में जो कंपेटिटिव प्राइस चल रहा होता है कार्बन क्रेडिट्स का, उस रेट पे बेच देती है, बदले में उसको मॉनेटरी बेनिफिट हो जाता है और कंपनी भी इसको खरीद लेती है और वो एक पेनल्टी से, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से अपने कार्बन को, जो एक्स्ट्रा कार्बन से उसको ऑफसेट कर देती है और पेनल्टी से बच जाती है। तो इस तरीके से ये कार्बन क्रेडिट्स का जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग मैकेनिज्म इस तरीके से काम करता है। और ये जो ट्रेडिंग है वो एक प्लेटफॉर्म में होती है, जस्ट लाइक स्टॉक एक्सचेंज, इनके भी प्लेटफॉर्म्स हैं और यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ी मार्केट है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पे बहुत एफिशिएंट है, जो कि कार्बन क्रेडिट के ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करता है। अब कार्बन ऑफसेट्स क्या होते हैं इसको भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई कंपनी ऐसी प्रोजेक्ट, ऐसी टेक्नोलॉजी में पैसा इन्वेस्ट करती है जो प्रोजेक्ट कार्बन एमिशन कम कर सकते हैं एटमॉस्फेयर से, वो कार्बन ऑफसेट्स कहलाते हैं और ये कंपनी कार्बन क्रेडिट्स को के लिए एलिजिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जो कि 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाती है अपने टाउनशिप में। पहले बिजली कोयले से आ रही थी, कोयले को जला के आ रही थी, लेकिन अब उसने 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगा दिया, अब सोलर पैनल से उसको बिजली मिल रही है। तो एक तरीके से उसने कार्बन एमिशंस के उसको रिड्यूस कर दिया, तो वो कंपनी एलिजिबल है कार्बन क्रेडिट्स के लिए। तो इनको कार्बन ऑफसेट बोलते हैं। कार्बन ऑफसेट एक तरीके से प्रोसीजर है कार्बन क्रेडिट्स लेने का। अब समझते हैं कार्बन क्रेडिट्स कितने तरीके के होते हैं। कार्बन क्रेडिट्स 2 तरीके के होते हैं, वॉलंटरी एमिशन रिडक्शन और सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसको समझ लेते हैं। पहले वॉलंटरी एमिशन रिडक्शन को समझते हैं। मान लेते हैं जो कंपनी है उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है, पर वो वॉलंटरली अपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है, सोलर में, विंड में, या एफॉरेस्टेशन करती है, ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती है जिससे कार्बन एमिशन एनवायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से कम हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी एमिशन रिडक्शन। तो जो प्रोजेक्ट उसने अपनी मर्जी से लगाया, उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे कितना कार्बन रिडक्शन होगा और उसके बेसिस उसको कार्बन क्रेडिट्स इशू होंगे, उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी एमिशन रिडक्शन। और जो उसने प्रोजेक्ट लगाया उस बेसिस पे उसको कितने कार्बन क्रेडिट्स इशू होने चाहिए, वो एक थर्ड पार्टी, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी या बड़े बड़े फंड हाउसेस डिसाइड करते हैं। उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अपने फ्रेमवर्क होते हैं। उस पॉलिसीज, उस प्रोसीजर के थ्रू वो डिसाइड करते हैं कि इसने इतने मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया है या विंड प्रोजेक्ट लगाया है, इससे इतनी कार्बन रिडक्शन हुई है, जिसके बदले में इसको इतने कार्बन क्रेडिट्स हमें इशू करने चाहिए। और ये कार्बन क्रेडिट्स वो जो कंपनी जिसको मिलते हैं वो बेच सकती है और बदले में उसको मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है। अब दूसरा समझते हैं सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। देखिए इसमें हम वो पहले वाला एग्जांपल लेते हैं जिसमें कंपनी भी अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाती है। कंपनी भी जिसको 1000 कार्बन क्रेडिट्स मिले थे, यानी कि 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने की परमिशन मिली थी, वो अपनी लिमिट को एक्सीड कर जाती है, 1200 टन कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज कर देती है और उसे दूसरे से कहीं से कार्बन क्रेडिट्स नहीं मिलते। तो इस 200 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो उसने रिलीज की एटमॉस्फेयर में, उसको रिड्यूस करने के लिए वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है, ऐसे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट या ऐसे एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है जो कि उसके 200 टन एक्स्ट्रा जो उसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया उसको ऑफसेट कर सके। तो ये जो प्रोजेक्ट से, इस प्रोजेक्ट से कितने कार्बन क्रेडिट्स उसको मिलेंगे, उसकी सर्टिफिकेशन जो होगी वो अंडर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली होगी, बिकॉज वो ऑब्लाइज है इसको रिड्यूस करने के लिए। तो उसको जो कार्बन क्रेडिट्स इशू होंगे दैट वुड बी अंडर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत है क्योटो प्रोटोकॉल के। तो इसको हम बोलते हैं सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन के तहत जो कार्बन क्रेडिट्स इशू होते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होती है वॉलंटरी एमिशन रिडक्शन के कार्बन क्रेडिट के मुकाबले। अभी कार्बन क्रेडिट्स किस तरीके से हमारे इंडिया के लिए एक एडवांटेज साबित हो सकते हैं। देखिए अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया एक वास्ट कंट्री है, उसके पास बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के भी बहुत रिच रिसोर्स है इंडिया। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो सोलर एनर्जी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करने के लिए। हमारा इंडिया एक इस तरीके से लोकेटेड है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में लोकेटेड है, जिसकी वजह से इसके पास जो सनलाइट है, इट इज अ सन रिच कंट्री, इसके पास सनलाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से सोलर पावर एक बहुत ही फेवरेबल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बन सकता है कार्बन क्रेडिट्स को जनरेट करने के लिए। अगर मैं 1 यूनिट बिजली की जनरेट करता हूँ कोयले से, तो 1000 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, जबकि वही सेम यूनिट अगर मैं सोलर से जनरेट करूंगा तो 40 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में। अब आप सोच रहे होंगे कि सोलर पावर सिस्टम तो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसके बावजूद भी इसमें से ग्रीन हाउस गैस एमिशन या कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 40 ग्राम से क्यों हो रही है। इट इज ट्रू,
जो जनरेशन है इलेक्ट्रिसिटी का, सोलर पैनल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी बदलते हैं, ये जो प्रोसेस है दैट इज कार्बन फ्री। बट जो होल प्रोसेस है, अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग से लेके कमीशनिंग और इंस्टॉलिंग तक की, तो ये पूरा प्रोसेस कार्बन फ्री नहीं है। बिकॉज अगर जिस कंपनी में जिस मशीन से सोलर पैनल बन रहे हैं, अगर वो मशीन इलेक्ट्रिसिटी का यूज करती है और वो इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से आ रही है, तो वो कार्बन फ्री प्रोसेस नहीं हुआ। उसी प्रकार अगर हम सोलर पैनल्स की शिपमेंट कर रहे हैं, अगर ट्रक से सोलर पैनल्स को हम लेके जा रहे हैं और वो ट्रक डीजल पर काम कर रहा है, तो वो प्रोसेस भी कार्बन फ्री नहीं हुआ। तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, सोलर पैनल से सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो दैट इज कार्बन फ्री। बट पूरा प्रोसेस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू टिल कमीशनिंग एंड इंस्टॉलिंग वो कार्बन फ्री नहीं है। इसीलिए अगर हम 1 यूनिट जनरेट करते हैं सोलर पावर सिस्टम से, तो 40 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड उससे एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें कोल के रिलेशनशिप में, तो 1 यूनिट जनरेट कर रहे हैं सोलर से, 960 ग्राम्स रिड्यूस हो रही है एटमॉस्फेयर से। अगर आप उसी चीज को अगर आप कोयले से जनरेट कर रहे हो, तो 1 किलोवाट का सिस्टम अगर आप सोलर पावर सिस्टम आप यूज करते हो, तो 1 साल में लगभग 1.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस कर देगा। और सिमिलरली अगर 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम आप लगाते हो, तो ओवर 7 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को वो रिड्यूस कर देगा। तो इस तरीके से सोलर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करने का, जिसके बेसिस पे आपको कार्बन क्रेडिट्स मिल सकते हैं। और ये कार्बन क्रेडिट्स आप उन नेशंस को दे सकते हो जिनको इसकी जरूरत है, क्योंकि इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ऑब्लाइज है कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए। अभी कार्बन क्रेडिट की मार्केट इंडिया में नेसेंट स्टेज में है, बट ये धीरे धीरे ग्रो कर रही है। आने वाले टाइम में इसका स्कोप काफी बढ़ जाएगा, तो हम देखेंगे कार्बन क्रेडिट्स की जो ट्रेडिंग है काफी स्मूथ हो जाएगी और इसकी जो मार्केट है काफी बढ़ जाएगी इंडिया में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।